Welcome back friends, this is Current Affairs Funda and today we will discuss some important current affairs of February 2nd week. So before going to our main theme lecture, first of all I'd like to share something about our channel. Basically we are delivering free education for all of you, and please spread the word among your friends and share for those people who can't afford the coaching classes and they are learning from the home, and so please do at least. Okay, and friends, if you need any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel, that is facebook.com/currentaffairsfunda CAF. This one is our Facebook channel. Okay, and guys, before going further, so I'll recommend you to subscribe this YouTube channel. Okay, so you will be directly notified from all the updates. So let's move for our first news. So this one is a big second news. Okay, big one that I have already covered, and in the big two I'll cover 8th of Feb up to 14th of Feb. This one is the duration of news. Okay, so first news, that is supermarket in the France have been banned from throwing away or spoiling unsold food by law. See, one thing more, in the France supermarket basically क्या कर रहे थे, वो फूड्स को जो भी बचता हुआ खाना था उसको फेंक देते थे. ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एक लॉ बनाया गया है और उसमें उनको बैन कर दिया गया है कि सुपरमार्केट जो है जो भी बचा हुआ खाना होगा उसको किसको, चैरिटीज़ को डोनेट करेंगे वो, फर्स्ट थिंग, और जो भी खाने को बर्बाद नहीं करेंगे. दैट इज़ द थिंग हियर. थ्रोइंग अवे और स्पॉइलिंग अनसोल्ड फूड, दिस इज़ अ क्राइम. ओके, एंड दे शुड डोनेट टू द अनवांटेड फूड टू चैरिटीज़. ओके, एंड सेकेंड न्यूज़ इज देयर गाइस, the first joint tactical exercise between border troops of India and China was conducted today in the Chushul Moldo area. Okay, basically भारत और चाइना के बीच में एक टैक्टिकल एक्सरसाइज हुई है. ये आर्म्ड की एक्सरसाइज होती है, जैसे कि दोनों देशों की कुछ आर्मीज़ होती हैं जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है BSF, और वहाँ की जो भी रिपब्लिकन फोर्सेस होती है चाइना की, तो इन दोनों की एक संयुक्त अभ्यास जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट टैक्टिकल एक्सरसाइज. ये कहाँ पर बेसिकली हुआ है, इस एरिया का नाम है चुसुल मोल्डो एरिया. ओके, एंड नेक्स्ट, दिस इज़ द थर्ड न्यूज़ गैस, इम्पॉर्टेंट वन ऑल्सो. सी, जापान इज प्लानिंग टू बिल्ड द स्काई माइल टावर स्काई क्रेपर. बेसिकली जापान एक ऐसा सबसे बड़ा टावर बना रहा है. ठीक है, अभी आपको पता है सबसे बड़ा जो टावर है वो कहाँ का है, वो है अरब में है. ठीक है, अरब कंट्रीज़ में है, UAE यूनाइटेड अरब्स में है, और उसका नाम है बुर्ज खलीफा. तो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग बना रहा है. कौन बना रहा है, जापान, और उसका नाम क्या रखा जाएगा, स्काई माइल टावर. मैं उसको सर्किल कर दे रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. This tower could be twice as tall as the current tallest building, Burj Khalifa. This one will be the tallest building in the world, and it will be twice as tall as the Burj Khalifa. तो बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है अभी सबसे लंबी बिल्डिंग जो है उससे दुगनी होगी, एंड इसकी कुछ लेंथ और विड्थ दी हुई है. ये हमारी 5577 फीट की लंबी टावर होगा. will reportedly be surrounded by the hexagonal man-made islands to protect the Tokyo from floodings. देखिए, ये बिल्डिंग काफ़ी हेल्पफुल होगी और जो भी बाढ़ वगैरह आती है टोक्यो में उसको भी प्रोटेक्ट करेगी, और इसकी लंबाई जो होगी वो होगी 5577 फीट. एंड सेकेंड थिंग, दिस इज़ द पार्ट ऑफ जापान्स नेक्स्ट टोक्यो प्लान. ये जापान का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है नेक्स्ट टोक्यो प्लान इनिशिएटिव to deal with the overpopulation in cities by 2045. 2045 तक इस चीज़ को डील करना है इनको, और जो इनका प्लान है नेक्स्ट टोक्यो उसके अंतर्गत ये
सबसे ऊंची इमारत बनाई जाएगी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी किस कंट्री ने ऐसा दावा किया है कि वो बुर्ज खलीफा से दुगनी लंबाई की इमारत बनाने वाला है। तो आपका आंसर होगा जापान। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 4, न्यूज़ नंबर 4। चाइना इज सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर टुडे 8 फरवरी। देखिए चाइना जो है वो 8 फरवरी को अपना नया साल मनाता है, ठीक है। तो अभी जो 8 फरवरी 2016 जो हमारी निकली है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, चाइना ने अपना नया साल मनाया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट चाइनीज कैलेंडर, देयर आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू शुड नो। द नेम ऑफ कैलेंडर दैट इज शेंग जियो। Basically the name of calendar that is Xiang Zio, and it divided into 12 cycles. Each of these cycles lasts 12 months and is represented by a animal. Basically जो चाइना का कैलेंडर होता है वो 12 साइकिल्स में डिवाइड होता है, और सारे के सारे जो भी कंट्री होता है ना वो एक एज अ एनिमल के नाम पर होता है, ठीक है। जो भी कैलेंडर होता है उस कंट्री का वो एक एनिमल के नाम पर होता है। According to this calendar, this is the year of monkey. Okay, so this year 2016 is associated with monkey. The year of monkey begins on 8th of Feb 2016 and it will be end on 27th of Feb 2017. Okay, so it's all about the some theory about Chinese calendar. Quite interesting. And let's move for the point number 5. Britain is said to get the world's biggest wind farm after the proposal for the 1.2 gigawatt Hornsea projects on one is Northern England was accepted. See, and the deadline that is 2020. ब्रिटेन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बाइंड फॉर्म प्रोजेक्ट्स बनाने वाला है। बाइंड फॉर्म प्रोजेक्ट्स बेसिकली क्या होता है कि बाइंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। तो ये 1.2 गीगावाट हॉर्नसी प्रोजेक्ट है इसका नाम, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो चुका है और ये नॉर्दर्न इंग्लैंड में बन रहा है और इसकी डेडलाइन क्या है, 2020 तक ये कंप्लीट होना है। ओके, पॉइंट नंबर 6 फ्रेंड्स, इंडो नेपाल कंबाइन मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 9th कमेंसेस टुडे। देखिए अभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी उसका नाम था सूर्य किरण। क्या नाम था गाइस? सूर्य किरण। तो ये 9th नंबर की एक्सरसाइज थी। बेसिकली इंडो नेपाल कंबाइन मिलिट्री एक्सरसाइज नंबर 9 कंडक्टेड रिसेंटली। ओके, and now let's move for next news, that is number 7. Brij Bhushan Sharan Singh appointed as the president of SAF. See, ब्रज भूषण शरण सिंह को SAWF इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। SAWF की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन। ओके, एंड सैफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI, ये यहाँ के चीफ हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, ठीक है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं, इनको साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन का चीफ बना दिया गया है, वहाँ का प्रेसिडेंट ऐसा। ओके, तो अभी ये ब्रजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो ये है यहाँ के चीफ थे, लेकिन अब इनको प्रमोट कर दिया गया एज अ प्रेसिडेंट। अब ये SAWF के प्रेसिडेंट हो चुके हैं। SAWF की फुल फॉर्म है साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन। नाउ गाइस लेट्स मूव फॉर द पॉइंट नंबर 8। नोटेड पोएट निदा फजली इज़ नो मोर। एक बहुत ही मशहूर पोएट है जिनका नाम है निदा फजली, अब वो नहीं रही, उनकी ये डेथ हो चुकी है। सो दिस वन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और गैस इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था मुक्तिदा हसन निदा फजली। ओके, सो आपको इनका फुल नेम भी याद रखना है। और ये कौन थी? ये नोटेड पोइट थी, बहुत ही फेमस पोइट थी और इनकी अभी डेथ हो चुकी है। नाउ पॉइंट नंबर 9, ज्योत्सना चिनप्पा। आपको पता होगा ज्योत्सना चिनप्पा
जिन्होंने जीता है गोल्ड इन साउथ एशियन गेम्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे SAG सैग हो रहे हैं साउथ एशियन गेम्स, ये गुवाहाटी में हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो गुवाहाटी में साउथ एशियन गेम्स हमारे हो रहे हैं, और इसमें ज्योत्सना चिनप्पा जो हमारी स्क्वॉश प्लेयर है, इन्होंने गोल्ड जीता है। और क्वेश्चन ये हमारा आ सकता है कि स्क्वॉश में गोल्ड किसने जीता, तो आपको बताना ज्योत्सना चिनप्पा ने। विद दिस शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्क्वैश प्लेयर टू विन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन 2016 सैग। सैग की फुल फॉर्म है साउथ एशियन गेम्स, और आपको पता होगा साउथ एशियन गेम्स जो है हमारे गुवाहाटी में हो रहे हैं, ठीक है। उसमें ज्योत्सना चिनप्पा को गोल्ड मेडल मिला है। और ये ज्योत्सना चिनप्पा किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, ये स्क्वैश प्लेयर है, ओके। एंड पॉइंट नंबर 10, इंडियन रेसलर्स विन 14 आउट ऑफ 16 गोल्ड इन साउथ एशियन गेम्स। सी, भारतीय रेसलर्स ने क्या किया है, बेसिकली 16 गोल्ड मेडल्स में से 14 तो भारत को मिले हैं, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। क्वेश्चन ये पूछा सकता है, हाउ मेनी गोल्ड इन रेसलिंग बॉर्न बाय द इंडिया, तो आपको बताना है नंबर 14 की स्ट्रेंथ में गोल्ड जीते हैं रेसलिंग में। न्यूज़ नंबर 11, इंडियन कोस्ट गार्ड टुक इंडक्ट 38 एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स बाय द 2020। देखिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो हमारा ICG जिसको हम बोलते हैं, इसको 38 एयरक्राफ्ट मिलने हैं, और 38 एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर ये दोनों कंबाइन फॉर्म में 38 नंबर्स मिलने हैं 2020 तक। तो 2020 तक इंडियन कोस्ट गार्ड के पास में 38 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स आ जाएंगे, ओके। दिस न्यूज़ रिलेटेड टू द डिफेंस सेक्टर। नेक्स्ट है इंडो नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 9th बिगिन इन उत्तराखंड। ये भी मैंने आपको बताया था, ये न्यूज़ रिपीट हुई है, और ये 9th एक्सरसाइज थी जिसका नाम था सूर्य किरण, और ये उत्तराखंड में हुई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम वॉन चैपल हेडली ट्रॉफी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2-1। देखिए चैपल हेडली ट्रॉफी बेसिकली किसके बीच में होती है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में होती है। और इसमें क्या हुआ था, जो दोनों देशों के महान खिलाड़ी होते हैं उनके नाम पर ये ट्रॉफी का नाम रखा गया था। तो अभी न्यूजीलैंड ने इस ट्रॉफी को जीता है, 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराया है। नंबर 14 फ्रेंड्स, 14 न्यूज़ हमारी ये कहती है कि डॉक्टर अजय माथुर एज अ न्यू DG ऑफ टेरी। टेरी की फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ओके। टेरी की फुल फॉर्म है बेसिकली द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो जो डॉक्टर अजय माथुर है, ये वहाँ के नए डायरेक्टर जनरल हैं टेरी के। ये न्यूली अपॉइंटमेंट न्यूज़ है, न्यूली अपॉइंटेड फरवरी मंथ की न्यूज़ है, ओके। एंड अशोक चावला अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेरी, ओके। अशोक चावला को टेरी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। फॉर्मर नेपाल प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइराला पासेस अवे। देखिए जो नेपाल के अभी पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इनसे पहले जो अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं, इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका नाम था सुशील कोइराला जी, और उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनती है कि अभी रिसेंटली नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनकी डेथ हुई है, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है सुशील कोइराला जी। Now friends, point number 16, that is RBI cancelled basically 4 NBFCs registrations. And what is the means of NBFC? NBFCs are the non-banking finance corporation, okay. Basically NBFCs mean non-banking फिनांस कॉरपोरेशन। ऐसी चीज़ें जो बैंक संस्थाएं नहीं होती हैं लेकिन वो बैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, वो फाइनेंस से डील करती हैं, तो उनको NBFCs का लाइसेंस लेना होता है। तो अभी RBI ने क्या किया है, 4 NBFCs के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए हैं। उन NBFCs के नाम क्या क्या है, गोयल कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और डेप्ट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कोलकाता की दोनों कंपनियां हैं। एंड नॉस्टैल्जिया फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड और नारद रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मुंबई की दोनों बिलोंग करती हैं। तो इन 4 कंपनियों के बेसिकली
लाइसेंस जो है वो आरबीआई ने कैंसिल कर दिए हैं। और ये जो चारों की चारों कंपनियां हैं, ये कैसी कंपनियां हैं? ये एनबीएफसी हैं। आपको मैंने बताया ना, एनबीएफसी की फुल फॉर्म होती है नॉन बैंकिंग फिनांस कॉरपोरेशन। ऐसी एंटिटीज़ जो फाइनेंस से डायरेक्टली बिलोंग करती हैं, लेकिन वो एज अ बैंक नहीं होती हैं, लेकिन वो डील कर सकती हैं फिनांस से। और जो हमारी एपेक्स बैंक है, एपेक्स बैंक का मतलब होता है आरबीआई। इसने ये रीज़न नहीं दिया है कि उनका कैंसिल करने का क्या कारण था। ओके, नो डिटेल्स वर गिवन बाय द एपेक्स बैंक फॉर कैंसिलेशन ऑफ द सर्टिफिकेट्स ऑफ दोज फर्म्स। ओके, एंड न्यूज़ नंबर 17, that is India will host its first global maritime summit in April 2016. This one is the important one. India will host first global. This one will be the first global maritime summits. Basically, maritime summits is related to the ocean. Basically, after the successful completion of Indian फ्लीट रिव्यू IFR। देखिए IFR अभी कंडक्ट हुआ था, आपको पता होगा, विशाखापट्टनम विजाग में। तो IFR कंप्लीट होने के बाद में क्या हुआ है कि ये जो ग्लोबल मैरीटाइम समिट्स भारत होस्ट करेगा। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्लोबल मैरीटाइम समिट जो है वो इंडिया होस्ट करेगा। ओके, नाउ न्यूज़ नंबर 18, न्यूजीलैंड क्रिकेटर ब्रेडन बैरी मैकुलम रिटायर्ड फ्रॉम द वनडे इंटरनेशनल्स। क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया हाल ही में? तो आपको आंसर इसका देना है न्यूजीलैंड क्रिकेटर ब्रेडन बैरी मैकुलम। ओके, नंबर 9, यूनियन गवर्नमेंट रिलीजेस हाइड्रोकार्बन विजन 2030। 2030 हाइड्रोकार्बन विजन जो है उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक नोटिस रिलीज किया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस MOPNG, दिस इज द मिनिस्ट्री नेम। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज़ रिलीज द हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी रिसेंटली हाइड्रोकार्बन विजन 2030 जो इशू किया गया है वो किसने इशू किया है? तो ये करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय। ओके, और ये कहाँ के लिए लॉन्च किया गया है? ये जो विज़न है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव फॉर द पॉइंट नंबर 20। इंडियन गवर्नमेंट सैंक्शंस ₹580 crore फॉर रेलवे लिंक विद बांग्लादेश and 15 kilometer long rail line to connect Agartala with Akhwara in that country by 2017. Currently, India and Bangladesh have 4 rail links with West Bengal. This one is really very important news for the perspective of railway exam. C. भारत की जो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है, उसने 580 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं रेलवे लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी किस कंट्री के साथ में रेलवे लिंक इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं? तो आपको ये बताना है कि वो बांग्लादेश के साथ में इस्टेब्लिश होने हैं और कितने किलोमीटर की कनेक्टिविटी बनानी है बेसिकली उसमें। तो ये 15 किलोमीटर की कनेक्टिविटी लाइन बनानी है। एंड कहाँ से कहाँ तक? ये है अगरतला सोर्स से अखूरा, ये अखूरा तक ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में 15 किलोमीटर डिस्टेंस की लाइन बनाने के लिए 580 करोड़ रुपए भारत और बांग्लादेश के बीच में इस्टेब्लिश्ड होगी एक रेलवे लाइन, उसके लिए ये सैंक्शन हुआ है और इसका डेडलाइन है 2017 तक। ओके, एंड एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कितनी रेल लाइन के लिंक्स हैं? तो यहाँ पर बेसिकली 4 रेल लाइन के लिंक्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल से होकर जाती हैं। आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो है वो बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है उसके जस्ट पड़ोस में ही है, इसलिए वहाँ से कनेक्टिविटी ही बनाई जाती है। नाउ लेट्स मूव फॉर द पॉइंट नंबर 21। सी, UAE, यूनाइटेड
अरब एमिरेट्स, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो यूएई क्राउन प्रिंस इज़ ऑन 3 डे इंडिया विजिट। देखिए यूएई के जो प्रिंस हैं वो 3 दिन की यात्रा पर भारत आए हुए हैं। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लीडर एंड क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी मोहम्मद बिन जैयद अल नहीन। इनका पूरा नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और याद भी रखना है। तो पूरे नाम को मैं अंडरलाइन फिर से कर रहा हूँ, अबू धाबी मोहम्मद बिन जैयद अल नहयान, ये वहाँ के प्रिंस का नाम है। ये 3 दिन की यात्रा पर भारत आए हुए हैं और इनके साथ इनके 7 मिनिस्टर्स भी आए हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो परमाणु समझौता है जो भी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो साइन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है 22, दैट इज़ गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हॉस्टेड बाय द प्रेसिडेंट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। देखिए हमारे यहाँ के जो स्टेट्स के गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं LG, और जो गवर्नर्स होते हैं इनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो राष्ट्रपति भवन में अभी लॉन्च हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको होस्ट किया था एट राष्ट्रपति भवन। ओके, और ये कौन से नंबर की थी? ये 47वें नंबर की कॉन्फ्रेंस थी। तो आपको याद रखना है कि गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? ये हुई दिल्ली प्रेसिडेंट्स राष्ट्रपति भवन में, और इसको होस्ट किसने किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। और कौन से नंबर की थी? ये थी 47वें नंबर। पॉइंट नंबर 23, दैट इज इंडिया एंड चाइना होस्ट फर्स्ट ज्वाइंट टेक्टिकल ड्रिल ऑन बॉर्डर इन जम्मू एंड कश्मीर नेम्ड एज द शीनो इंडिया कोऑपरेशन 2016। देखिए इंडिया और चाइना ने पहली ज्वाइंट टेक्टिकल ड्रिल जो जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर हुई उसका अभ्यास जो किया, और उसमें बेसिकली उसका नाम क्या दिया गया? उसका नाम दिया गया शीनो इंडिया कोऑपरेशन 2016। ओके, तो ये एक तरीके का संयुक्त अभ्यास होता है जो दो देशों की सेनाएं आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग से करती हैं। तो देखिए इंडिया और चाइना, इसका नाम क्या रखा गया? शीनो इंडिया कोऑपरेशन 2016। Now move for the point number 24. Maharashtra has topped in Internet Readiness Index. Report published by the Internet and Mobile Association of India IAMAI. देखिए महाराष्ट्र जो स्टेट है भारत का, उसने टॉप किया है इंटरनेट रेडिनेस इंडेक्स में, IRI में, IRI इंटरनेट रेडिनेस इंडेक्स में टॉप किया है। और ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ये रिपोर्ट पब्लिश होती है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के द्वारा। पॉइंट नंबर 25, दैट इज 3rd एडिशन ऑफ ताज लिटरेचर फेस्टिवल इन आगरा। देखिए ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये हमारी कल्चरल से रिलेटेड करती है, और आपको पता होगा कि ताज महल आगरा में है और ये काफ़ी फेमस मोनूमेंट्स हैं। तो 3rd एडिशन ऑफ ताज लिटरेचर फेस्टिवल ये हमारा कहाँ पर हुआ है? आगरा में। कौन सा एडिशन था? 3rd एडिशन था, और इसका नाम क्या है? ताज लिटरेचर फेस्टिवल। ये कहाँ हुआ है? आगरा में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 26, दैट इज म्यूजिशियन डैन हिक्स पासिस अवे। आपको पता होगा एमिनेंट एंड फेमस म्यूजिशियन है, इनका नाम है डैन हिक्स और इनकी डेथ हो चुकी है। ही वॉज अ अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर। ठीक है, वो कौन थे? वो एक अमेरिकन थे, अमेरिकन सिंगर। नाउ गाइस सी नंबर 27, दैट इज लॉर्ड्स। आपको पता होगा लॉर्ड्स कहाँ पर है? ये है हमारा इंग्लैंड में। लॉर्ड्स टू होस्ट वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल इन 2017। जो 2017 वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल होगा वो कहाँ पर होगा? लॉर्ड्स में होगा, UK। इट विल बी द फर्स्ट टाइम द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन इंग्लैंड सिंस 1993 व्हेन द होम साइड बीट न्यूजीलैंड इनटू द फाइनल एट लॉर्ड्स। ये 1993 के बाद पहला ऐसा फिर दोबारा मौका आएगा
जब ये इंग्लैंड में लॉर्ड्स पर ये मैच होगा। ओके, सो क्वेश्चन ये आ सकता है कि वर्ल्ड कप वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल इन 2017 विल बी होस्ट इन लॉर्ड्स। ठीक है, ये आपको करेक्ट आंसर याद रखना है। नाउ लेट्स मूव फॉर द पॉइंट नंबर 28, दैट इज हियर PM श्रम अवार्ड्स अनाउंस फॉर द ईयर 2014। श्रम अवार्ड्स बेसिकली अनाउंस हुए हैं 2014 के लिए। तो द अवार्ड्स विल बी अवार्डेड टू द 54 वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स and public sector. Okay, and the awards has been given in recognition of their distinguished performance, innovative abilities, outstanding contribution in the field of productivity, and exhibition of exceptional courage and presence of mind. And this year 9 nominations for the Shram Bhushan Award and 19 nominations for Shram Veer Shram Veerangana and 26 nominations for Shram Shri Shram Devi Awards have been selected. बेसिकली श्रम अवार्ड्स जो हैं वो 2014 के अनाउंस्ड हुए हैं और ये प्राइम मिनिस्टर्स का एक इनिशिएटिव होता है और ये अवार्ड्स जो हैं वो 54 भारतीय वर्कर्स को दिया जाएंगे डिफरेंट पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले लोगों के लिए। और ये क्यों दिए जाते हैं? ये उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, उनकी इनोवेटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं उसको मेज़र करते हैं और उनका जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने किया है उसके लिए ये दिए जाता है। ठीक है, अगर किसी ने प्रोडक्टिविटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है और उसने बहुत अच्छी तरीके से जो भी काम किया है उसके लिए भी ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये श्रम अवार्ड्स होते हैं। श्रम अवार्ड्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेबर। ओके, लेबर दैट मीन्स श्रम। और इसके 9 नॉमिनेशंस हैं श्रम भूषण अवार्ड्स के लिए, 19 नॉमिनेशंस हैं श्रम वीरांगना अवार्ड्स के लिए और 26 नंबर ऑफ नॉमिनेशंस हैं श्रम श्री और श्रम देवी अवार्ड्स के लिए। ओके, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी 29, दैट इज़ द 6th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल बिगिंस एट अ नेहरू साइंस सेंटर इन मुंबई। The festival has been jointly organized by the Nehru Science Center and Vigyan Prashar. Vigyan Prashar is an autonomous body under the Ministry of Science and Technology. C. नंबर 6 के जो नेशनल साइंस फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है वो नंबर 6 जो है वो नेहरू साइंस सेंटर में मुंबई में लॉन्च हुए हैं, मुंबई में इनोग्रेटेड हुए हैं। और बेसिकली जो फेस्टिवल है ये नेहरू साइंस सेंटर और विज्ञान प्रसार, आपको पता होगा नेहरू साइंस सेंटर और विज्ञान प्रसार के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से ये फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है। और विज्ञान प्रसार क्या है? एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक ऑटोनोमस बॉडी है। पॉइंट नंबर 30, इंडियाज़ फर्स्ट एविएशन पार्क टू कम अप इन गुजरात नियर बगोदरा विलेज इन अहमदाबाद। भारत का पहला एविएशन पार्क जो है वो कहाँ पर बन रहा है? गुजरात में बन रहा है। एक गांव है जिसका नाम है बगोदरा। दिस इज़ नॉट द बड़ोदरा, दिस इज़ द विलेज दैट इज़ बगोदरा विलेज in Ahmedabad. Okay, state government has given the task to Gujarat State Aviation Infrastructure Company Limited GUJSAIL to carry out the project. बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, गुजरात स्टेट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारे यहाँ एविएशन से रिलेटेड रिसर्च होती है या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स डेवलप होगा वो एविएशन को बिलोंग करेगा। ओके, और ये पहला एविएशन पार्क है भारत का जो गुजरात में बन रहा है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, द इंडियाज़ फर्स्ट एविएशन पार्क विच विल बी डेवलप्ड इन विच स्टेट। तो आपको आंसर देना है वहाँ पर गुजरात अगर स्टेट की बात आती है, और एग्जैक्ट प्लेस पूछा जाता है तो नियर बगोदरा विलेज इन अहमदाबाद, स्टेट दैट इज गुजरात। पॉइंट नंबर 31, आर के वर्मा
is the new secretary of railway board? Most important question for the guys who are preparing for the railway exam. जो लोग रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आर के वर्मा न्यूली अपॉइंटेड हैं, ये रेलवे बोर्ड के न्यू सेक्रेटरी हैं. पॉइंट नंबर 32, दैट इज इंडियाज रैंक इज 37 ऑन USCCIP इंडेक्स. देखिए भारत की रैंक जो है USCCIP इंडेक्स, ये हमारी क्या बोलते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 37th रैंक है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्वायरमेंट इन द एनुअल IP इंडेक्स रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स. देखिए USCC एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इशू करता है, तो इस इंडेक्स को बोलते हैं IP इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, और इसमें भारत की रैंक कितनी है, 37 है. और इसको इशू कौन करता है, USCC, यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स. न्यूज़ नंबर 33, दैट इज काला कमेटी. Kala Committee for Draft National Wildlife Action Plan. The National Wildlife Action Plan NWAP 2017 up to 2031 unveiled by the Environment Ministry accords special emphasis to rehabilitation of threatened species of wildlife. देखिए ड्राफ्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के लिए एक कमेटी स्टेब्लिश की गई है जो अपनी रिकमेंडेशन देगी. उस कमेटी का नाम है काला कमेटी. ओके, और आपको पता होगा ये जो ड्राफ्ट है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है, ये 2017 से 2031 के बीच में इसको कंप्लीट होना है. 2017 अप टू 2031. इस बेसिकली ये कमेटी किस चीज़ के ऊपर वर्क करेगी, टू द रिहेबिलिटेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ. जो भी स्पेसीज हैं जो थ्रेटेंड स्पेसीज हैं, मतलब कि जो जिनको बहुत ज़्यादा मतलब यातनाएं दी गई हैं या फिर जिनका रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है, जिनको लोग पकड़ लेते हैं फिर परेशान करते हैं, मतलब कि उन स्पेसीज के लिए, उन टाइप के एलिमेंट्स के लिए, उन जानवरों के लिए ये कमेटी वर्क करेगी. नाउ मूव फॉर द पॉइंट नंबर 34, दैट इज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एनर्जी सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड एट कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया, एंड द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ अफोर्डेबल एनर्जी फॉर ऑल प्रोग्राम. आपको पता होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, इनके बीच में एनर्जी सिक्योरिटी डायलॉग एक होता है, वो कहाँ पर हुआ है, कैनबरा में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ. एंड प्राइम मिनिस्टर्स विजन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उनका ये विजन भी है, अफोर्डेबल एनर्जी फॉर ऑल. ठीक है, ये एक प्रोग्राम है अफोर्डेबल एनर्जी फॉर ऑल प्रोग्राम, ये उसका नाम है. और ये एक डायलॉग है जिसका नाम है एनर्जी सिक्योरिटी डायलॉग. ये कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में. पॉइंट नंबर 35, मुकेश बंसल एंड अंकित नगरी टू क्वाइट फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट जो आपको पता होगा ये एक शॉपिंग वेबसाइट है, और यहाँ से मुकेश बंसल और अंकित नगोरी ने क्वाइट कर दिया है, इन्होंने ये कंपनी छोड़ दी है. तो ये इमिनेंट पर्सनालिटीज़ भी हैं, वहाँ के टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है वहाँ पर थे, इसलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है 36, वेटरन डायरेक्टर अरविंदो मुखर्जी पासेस अवे, ही बिलोंग्स फ्रॉम टॉलीवुड. देखिए टॉलीवुड के एक डायरेक्टर थे जिनका नाम था अरविंदो मुखर्जी, उनकी अभी डेथ हो गई है, तो ये भी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 37, सियाचिन एवलांची सर्वाइवर लांस नायक हनुमन थापे पासेस अवे. आपको पता होगा अभी एक सियाचिन में बहुत ही ट्रेजिक इवेंट हुआ था, दुखद घटना है. वहाँ पर एक बर्फीली चट्टान गिर जाने से 10 सोल्जर्स की डेथ हो चुकी है. ठीक है, तो उसमें से 9 तो उनकी डेड बॉडी मिली थी, और एक जिनका नाम है हनुमन थापा, ये वहाँ पर 6 दिनों तक बर्फ़ के अंदर दबे हुए मिले थे, जिंदा मिले थे. फिर इनको दिल्ली लाया गया और इनको R&R हॉस्पिटल जो दिल्ली का है वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं बच सके और इनकी डेथ हो गई. तो लॉन्स नायक हनुमन थापा इनका नाम था,
और ये रियली सोल्जर्स ऑफ द कंट्री बोला जाता है ना, इनका नाम बहुत फेमस हो गया है क्योंकि इन्होंने बहुत साहस के साथ में 6 दिन बर्फ के अंदर गुजारे। नाउ लेट्स मूव फॉर द पॉइंट नंबर 38, दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर प्लांट ओपनड इन मोरक्को and it will also reduce carbon emissions by an estimated tons per year। ये इतनी यूनिट है कि 7,60,000 ये टन्स पर ईयर कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करेगा। और सबसे बड़ा सोलर प्लांट है बर्ड का, और ये कहाँ पर है, ये मोरक्को में ओपन हो रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट वन दैट इज द न्यूज़ रिलेटेड टू नाटो एंड EU। देखिए, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और EU है हमारा यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन और नाटो के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। उस एग्रीमेंट का टॉपिक क्या है, साइबर डिफेंस कोऑपरेशन। तो साइबर डिफेंस कोऑपरेशन किन दो संस्थाओं के बीच में हुआ है, ये हुआ है नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और EU that is European Union have signed an agreement to improve cooperation in cyber defense। and NATO का हेडक्वार्टर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NATO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है ब्रुसेल्स में। ठीक है, पॉइंट नंबर 40 that is India's first national deworming day launched by the Ministry of Health and Family Welfare on 10th of Feb। Objective is to reducing the threat of parasitic bomb infections। देखिए, भारत का पहला डीवॉर्मिंग डे लॉन्च हुआ है और वो 10 फरवरी को लॉन्च हुआ है। मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, 10 फरवरी को। India's first national deworming day launched by the Ministry of Health and Family Welfare। आपको पता होगा ये मिनिस्ट्री किसके पास है, ये है JP नड्डा जी के पास। JP नड्डा इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। अभी रिसेंटली मनाया गया और ये फर्स्ट टाइम मनाया गया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आ सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 41 न्यूज़, छत्तीसगढ़ एंड रेलवे साइन ज्वाइंट वेंचर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए, छत्तीसगढ़ और रेलवे ने क्या किया हुआ है, आपस में एक एग्रीमेंट किया हुआ है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। Point number 42, that is Indian origin lawyer Devinder Singh appointed as a vice chairman of ICC, International Chamber of Commerce Commission ICC। ठीक है, भारत में रहने वाले हैं ये, और ये बेसिकली सिंगापुर में प्रैक्टिस करते हैं, और इनका नाम है देवेंद्र सिंह। इनको अपॉइंट किया गया है ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कमीशन, ICC का कमीशन बनाया गया है। ये इंटरनेट क्रिकेट काउंसिल नहीं है ICC, ये है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कमीशन जिसका नाम है ICC। ठीक है, तो इनको क्या किया गया है, वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, और ये सिंगापुर में प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ 43, विप्रो टू बॉय US हेल्थ केयर सर्विसेज। देखिए, विप्रो क्या कर रही है, एक US की हेल्थ केयर सर्विसेज की कंपनी है, US हेल्थ केयर सर्विसेज, उसको विप्रो ने परचेस करने के प्लान में एग्रीमेंट चल रहा है। और आपको पता होगा विप्रो क्या है, विप्रो थर्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली कौन है, दूसरी कौन है, तीसरी कौन है। पहली पे आती है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दूसरी नंबर पर आती है इन्फोसिस जिसको बोलते हैं इन्फी, एंड थर्ड आती है विप्रो। ठीक है, तो ये तीनों इंडिया की टॉप 3 MNCs कंपनी हैं, मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, और इसमें विप्रो थर्ड पोजीशन पर आती है। और विप्रो ने अभी प्लान किया है टू बाय US हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट नंबर 44, अमेज़ॉन टू इन्वेस्ट इन बेस्टलैंड। देखिए, अमेज़ॉन आपको पता होगा एक शॉपिंग जाइंट है, मतलब कि शॉपिंग में डील करता है अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन इन्वेस्टमेंट किस में करेगा, बेस्टलैंड में करेगा। और बेस्टलैंड क्या है, एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। लेस्ली बेसेट, ठीक है, ये एक नेम है लेस्ली बेसेट, ये पुल्टाइजर विनर कंपोजर रह चुके हैं और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो ये न्यूज़ 45 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 46,
अनिर्बन लहरी विंस हिल्टन एशियन टूर गोल्फर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि एशियन टूर गोल्फर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है अनिर्बन लहरी को। ठीक है फ्रेंड्स। Now next, that is 47th number news. In the 47th number news, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, जिसको बोलते हैं यूनेस्को, ये क्या मना रहा है? वर्ल्ड रेडियो डे। और ये वर्ल्ड रेडियो डे हमारा 13 फरवरी को मनाया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया गया? तो आपको बताना है 13 फेब। कौन बेसिकली सेलिब्रेट कर रहा है? यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। थीम क्या है? थीम है बेसिकली रेडियो इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी एंड डिजास्टर। दिस इज द थीम ऑफ रेडियो डे. This one is really very important. You should know. Keep write down all the things parallelly because I am delivering all these things in a very slowly manner. Okay. Point number 48, that is discovery of the century, gravitational waves. ये साइंस एंड टेक की न्यूज़ है। देखिए अभी इस शताब्दी की सबसे बड़ी खोज कौन सी है? ये है ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज की गई है और इसको कहा गया है डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी। एंड 49th, दैट इज नरेंद्र मोदी ओपन्स मेक इन इंडिया सेंटर इन मुंबई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मेक इन इंडिया वीक के लिए एक सेंटर ओपन किया गया है। वो सेंटर कहाँ पर है? वो है मुंबई में। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये आता है कि मेक इन इंडिया में जो एम्बलम है, वो एम्बलम में पिक्चर किस चीज़ की है? वो पिक्चर है लायन की, शेर बना हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो लोगो है मेक इन इंडिया का, उसमें जो किस जानवर की फ़ोटो बनाई गई है वो है शेर। लायन एनिमल इज़ द एम्बलम ऑफ मेक इन इंडिया। नाउ पॉइंट नंबर 50, दैट इज़ अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, जिसको बोलते हैं ई बाई अवार्ड 2015 किसको दिया गया है? ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विनीता गुप्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश गुप्ता हैं, लुपिन प्राइवेट लिमिटेड के हैं। इनको दिया गया है ई बाई अवार्ड। ओके, पॉइंट नंबर 51, दैट इज हियर MOU signs between NRDC and IICB to promote entrepreneurship. देखिए MOU इसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये साइंड हुआ है दो कंपनीज के बीच में, NRDC एंड IICB। इन दोनों कंपनियों के बीच में एक MOU साइंड हुआ है। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है बिजनेस को बढ़ावा देना। जो न्यूली स्टार्टअप है, न्यूली स्टार्टअप जो बिजनेस हैं उनको बढ़ावा देना, उस बढ़ावा देने के लिए एक MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू प्रमोट स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। IICB की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी एंड नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज NRDC। तो क्वेश्चन हमारा ये एग्जाम में आ सकता है कि अभी NRDC और IICB के बीच में एक MOU साइन किया गया। इस MOU साइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट द स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फ्रेंड्स मैं MCQs अभी आपको इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली न्यूज़ डिकोड कर रहा हूँ। अब अगर आपने ये पॉइंट नंबर 51 अगर आपको क्लियर है तो आप इससे 3 से 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। अब मैं आपको इस पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता दूं कि MOU साइंड हुआ है NRDC और IICB के बीच में। अब क्वेश्चन वहाँ पर आ सकता है NRDC की फुल फॉर्म क्या है, IICB की फुल फॉर्म क्या है, इन दोनों के बीच में MOU साइंड हुआ है तो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि थ्योरी पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है जिससे आप MCQs ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। नाउ पॉइंट नंबर 52, दैट इज इंटरनेशनल रेडियो फेयर 2016। देखिए रेडियो डे अलग था और ये इंटरनेशनल रेडियो फेयर 2016 हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? भुवनेश्वर में। तो यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं इस न्यूज़ से। देखिए
अब क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल रेडियो फेयर 2016 कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है भुवनेश्वर। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये मिनिस्ट्री किसके पास में है, ये राज्यवर्धन सिंह राठौर। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान के पास में है। और इमिनेंट न्यूज़ रीडर उपेंद्र पहाड़ सिंह, ये 3 लोग चीफ गेस्ट थे, इनकी मौजूदगी में इस कंसेंट जो ये इंटरनेशनल रेडियो फेयर है इसका इनॉग्रेशन हुआ। ओके, तो आपको क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है, तो वो है राज्यवर्धन सिंह राठौर। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है, वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। और क्वेश्चन आ सकता है इंटरनेशनल रेडियो फेयर 2016 कहाँ पर हुआ, वो हुआ भुवनेश्वर में। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 53, ऑरेकल टू सेटअप इट्स कैंपस इन बेंगलुरु। देखिए ऑरेकल अब एक नया अपना कैंपस शिफ्ट ओपन करने जा रहा है, वो कहाँ ओपन कर रहा है, बेंगलुरु में। और आपको पता होगा ऑरेकल एक कंपनी है जो डेटाबेस के साथ में डील करती है। ऑरेकल बेसिकली डाटाबेस के लिए ही जानी जाती है। और ऑरेकल्स ग्लोबल सीईओ जो अभी ये नरेंद्र मोदी से रिसेंटली आके मिली थी, तो इनका नाम है क्या है, साफ्रा कैड्स। ऑरेकल की जो सीईओ हैं जिनका नाम है साफ्रा कैड्स, ये भी नरेंद्र मोदी के साथ इनकी मुलाकात हो चुकी है। पॉइंट नंबर 54, अशोक चावला अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेरी। देखिए अशोक चावला टेरी के नए चेयरमैन हैं। और आपको पता होगा काउंसिल ने डिसाइड किया है आफ्टर द एलिवेशन ऑफ क्लाइमेट साइंटिस्ट आर के पचौरी इंडिकेटेड इन अ सेक्सुअल हरासमेंट केस। आर के पचौरी पर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस लगे थे, इसकी वजह से इनको रिजाइन देना पड़ा था और अशोक चावला जी को टेरी का चेयरमैन बनाया गया है। और टेरी के फुल फॉर्म मैंने आपको पीछे भी बताई थी। और एक और अपॉइंटमेंट है इसमें ही हुआ है चेयरमैन का, वो अपॉइंटमेंट हुआ था डीजी का, जो मैंने आपको पीछे बताया था वो थे डायरेक्टर जनरल, और ये हैं चेयरमैन। और टेरी की फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज TERI। नंबर 55, कविता राउत क्लिंच्ड गोल्ड इन सैग मैराथन। इंडियाज लॉन्ग डिस्टेंस रनर कविता राउत। देखिए कविता राउत कौन है, ये भारत की लंबी कूद में पार्टिसिपेट करने वाली प्रतियोगी हैं। और इन्होंने गोल्ड जीता है किसमें, साउथ एशियन गेम्स मैराथन में। ओके, आपको पता होगा साउथ एशियन गेम्स कहाँ हो रहे हैं, ये गुवाहाटी में हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 56, दैट इज लायनल मेसी। आपको पता होगा जिनको हम लोग लियोन मेसी भी बोलते हैं, लायनल मेसी इनका पूरा नाम है। और इनको ला लीगा प्लेयर ऑफ द मंथ, ये बहुत बड़ी उपाधि होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लायनल मेसी को लॉ लीगा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। और आपको पता होगा ये लायनल मेसी जो है ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। ठीक है, अर्जेंटीना। नंबर 57, मलयालम पोएट ONV कुरुपासिस अबे, बहुत ही इमिनेंट पोएट है, इनको उपाधि भी एक दी गई थी जो ONV की उपाधि दी गई थी, और ये भी रिसेंटली पास अबे हो गए हैं। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज ONV। ONV की फुल फॉर्म है ये बेसिकली उस साइट के नेम्स हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं प्रोनाउंस करने में, ओट्टा पलकल नम्बी यादिकल बेल्यू। ठीक है, साउथ के जो भी नेम्स होते हैं वो थोड़े से टिपिकल हैं, तो आपको ये नेम याद रखना है। ONV की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और ये पूछा जा सकता है कि अभी ONV की उपाधि जिनको गई थी उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था कुरूप। ठीक है, तो ONV कुरूप, उनके आगे एक सफिक्स लगा होता है ONV, इसकी फुल फॉर्म है ओट्टा पलकल नम्बी यादिकल बेल्यू। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, नंबर 58, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टर्न्स 100 ईयर। ये आज के दिन 2016 में बनारस आज से 100 साल पहले, दैट मीन्स 1916 से 2016 के बीच में 100 साल पूरे हुए हैं। और
ये बनारस यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी हो चुकी है। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1916, दैट इज़ 1916। फाउंडर कौन है बनारस यूनिवर्सिटी के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये है फ्रीडम फाइटर पंडित मदन मोहन मालवीय जी। अभी रिसेंटली इनको भारत रत्न भी दिया गया था मोदी गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और 1916 में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और 100 साल इसके पूरे हो चुके हैं। सॉरी फ्रेंड्स, पंडित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उनको भी दिया गया था। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो बीएचयू के फाउंडर माने जाते हैं, ये बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं और 100 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा बीएचयू का मोटो क्या है। बेसिकली द मोटो ऑफ बीएचयू दैट इज़ नॉलेज इम्पार्ट्स इमोर्टलिटी, ठीक है। इसका जो बीएचयू का मोटो है ये है नॉलेज इम्पार्ट्स इमोर्टलिटी, ठीक है। मोर्टालिटी, जो इमोर्टलिटी है, ये वहाँ का बीएचयू का मोटो है। नंबर 59 दैट इज तमर हाहन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंफॉर्मेशन सेंटर। देखिए तमर हाहन को क्या हुआ है, एक डिजिग्नेशन दी गई है। जो डायरेक्टर हैं यूनाइटेड नेशंस इंफॉर्मेशन सेंटर UNIC, यूनाइटेड नेशंस इंफॉर्मेशन सेंटर के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। नंबर 60 दैट इज पाकिस्तान क्रिकेट अंपायर अशद रऊफ बैंड फॉर द 5 years, फाउंड हिम गिल्टी ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस। देखिए अशद रऊफ पर 5 साल का बैन लगाया है और ये बैन लगाया है BCCI ने। इन्होंने क्या किया था, आईपीएल में काफ़ी कॉस्टली गिफ्ट्स लिए थे, इस वजह से इन पर कुछ करप्शन के चार्जेस भी फ्रेम हुए थे और इनको जो भी बीसीसीआई के सेक्शंस हैं उसमें इनको गिल्टी पाया गया और इनको इसलिए 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। ओके फ्रेंड्स, सो इट्स ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम 7th of Feb अप टू 14th of Feb। तो ये इस ड्यूरेशन की न्यूज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपको बस थोरली 1 से 2 बार इसको पढ़ लेना है। और डू लाइक, डू सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस वीडियो देन डू कमेंट हियर। And friends, keep subscribe this channel, and if you will subscribe this channel then you will be directly notified if I uploaded any new video. And if you have any suggestions regarding this channel then please put your suggestions in the comment box. Our team will definitely reply to you as soon as possible. Okay, so thanks guys for watching this video. Have a nice day.